हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। दोस्तों, यह चैनल 12th बच्चों के लिए जो जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू आते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इनसे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, यह चैनल नया है, इसीलिए आपका प्यार और सहयोग चाहिए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप इस चैनल को बड़ा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। इससे 50 एमसीक्यू मैंने बनाया है, ठीक, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलते हैं हम एमसीक्यू की तरफ। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? तो जब भी मानव भूगोल की बात होगी तो हम मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को देखेंगे। मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को हम देखेंगे। इसीलिए पहला है ऑप्शन है पृथ्वी की बनावट, मानव और पर्यावरण का संबंध, जलवायु परिवर्तन, चट्टानों का अध्ययन। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। तो ऑप्शन नंबर बी। मानव भूगोल की शुरुआत किस भूगोलवेत्ता ने की? हम्बोल्ट, रिटर, हेरोडोटस और डार्विन। बच्चों, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है, इसीलिए यहाँ पे रीटर की जगह रेटजेल रहेगा, रेटजेल। ठीक, तो इसका आंसर है रेटजेल। ठीक है, रेटजेल मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। कहीं कहीं पे कुछ भूगोलवेत्ता ब्लास को भी का तो मानव भूगोल का जनक मानते हैं। ठीक है, आते हैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? हम बताए हैं प्रकृति। प्रकृति मतलब पर्यावरण, प्रकृति मतलब पर्यावरण। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन मानव और प्रकृति दोनों, मानव और प्रकृति दोनों। मानव भूगोल किससे संबंधित है? मानव भूगोल किससे संबंधित है? उद्योग से, कृषि से, जनसंख्या वितरण से, परिवहन से। मानव भूगोल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बाबू जनसंख्या वितरण से। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक यहाँ पर रीटर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा रेटजेल। अभी बताया मैंने, रेटजेल। ठीक, हम रेटजेल को मानव भूगोल का जनक मानते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। ये सब दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए माफी चाहूंगा। हाँ, मानव भूगोल में शिक्षा का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल में शिक्षा का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और परिवहन भूगोल। बाबू, सामाजिक भूगोल में हम सभी आ जाते हैं, राजनीतिक भूगोल भी, आर्थिक भूगोल भी आ जाते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसका ऑप्शन रहेगा ए। क्या रहेगा? ए, सामाजिक भूगोल। और देखते हैं आगे। मानव भूगोल में स्वास्थ्य का अध्ययन किस शाखा में होता है? मानव भूगोल में स्वास्थ्य का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो ऑप्शन है पहला सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और परिवहन भूगोल। तो हम बाबू पढ़ेंगे हम सामाजिक भूगोल। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक भूगोल। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? बाबू, एक दूसरे चैप्टर क्वेश्चन, इसलिए हम छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में इस वाले को देखेंगे हम बाद में। आगे देखते हैं, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? हम अभी बताएं बाबू कि मानव भूगोल का उद्देश्य ही है
मानव और प्रकृति के बीच संबंध, मानव और प्रकृति के बीच संबंध। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, जिसमें दिया हुआ ऑप्शन में प्रकृति का अध्ययन, मानव गतिविधियों का अध्ययन, मानव पर्यावरण का अध्ययन, ठीक, केवल जनसंख्या अध्ययन। तो हम इसमें क्या मानेंगे, हम मानव और पर्यावरण के बीच संबंध, मानव और पर्यावरण के बीच। जब भी मानव भूगोल की बात होगी, मानव भूगोल की जब भी बात होगी तो हम मानव और पर्यावरण मानव और पर्यावरण के संबंध को पर्यावरण या प्रकृति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मानव और पर्यावरण या प्रकृति का संबंध होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी। आगे देखते हैं बाबू। मानव भूगोल में राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन होता है। हम जानते हैं राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन किसमें होता है, तो हम लगाएं क्या बाबू, राजनीतिक की बात होगी, राजनीतिक सीमा का अध्ययन तो राजनीतिक भूगोल में, किसमें होगा, राजनीतिक भूगोल, ठीक। आगे देखते हैं। मानव भूगोल में भाषा का अध्ययन किसमें होता है, मानव भूगोल में भाषा का अध्ययन किसमें होता है, भाषा का अध्ययन किसमें होगा, सांस्कृतिक भूगोल में होगा, किसमें होगा, सांस्कृतिक भूगोल में। आगे, मानव भूगोल का आधुनिक विकास किस शताब्दी में हुआ, विकास कह रहा है, शुरुआत नहीं, विकास। जब शुरुआत की बात कहेंगे तो 18वीं शताब्दी, अब विकास की बात कहेंगे तो 19वीं शताब्दी। जब शुरुआत की बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 18वीं शताब्दी। जबकि विकास की बात करेंगे तो हम किसमें होगा, 19वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव भूगोल का क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल का क्षेत्र क्या सीमित है, व्यापक है, संकीर्ण है, छोटा है। मानव भूगोल, जब मानव भूगोल में पर्यावरण प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो यह क्षेत्र बहुत बृहद हो जाता है, बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत व्यापक हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मानव भूगोल में उद्योग का अध्ययन होता है, मानव भूगोल में उद्योग किसका अध्ययन होता है जी, औद्योगिक भूगोल में होता है, औद्योगिक भूगोल में। आगे देखते हैं बाबू। मानव भूगोल में रोजगार का अध्ययन किसमें होता है, मानव भूगोल में रोजगार का अध्ययन, मानव भूगोल में रोजगार का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर है आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और परिवहन भूगोल। इसीलिए इसमें आंसर कौन सा रहेगा, कौन सा, जब रोजगार की बात हो, रोजगार किसमें आता है, रोजगार आता है आर्थिक भूगोल में, किसमें आता है, आर्थिक भूगोल में। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन। मानव भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है भैया, मानव भूगोल में से देखेंगे तो हम मानव ही देखें भाई, तो इसका महत्वपूर्ण इकाई क्या है, मानव है, क्या है, मानव है। लेकिन पूछ देगा भौतिक भूगोल में मुख्य इकाई क्या है, तो प्रकृति, क्या है, प्रकृति, प्रकृति ने जो बनाया है, ठीक, प्रकृति ने जो बनाया है वो भौतिक भूगोल, और जो मानव ने बनाया है मानव भूगोल। सबसे सिंपल बात, जो प्रकृति ने बनाया, ठीक, वो जिसने प्रकृति ने बनाया वो भौतिक भूगोल, और जिसको मानव ने बनाया उसको बोलेंगे मानव भूगोल, ठीक। मानव भूगोल का संबंध किससे सबसे अधिक है, मानव भूगोल का संबंध किससे अधिक है, मानव भूगोल का संबंध किससे सबसे अधिक है, मानव भूगोल का संबंध प्रकृति से, मानव गतिविधियों से, चट्टान से और मौसम से। भाई हम क्या बोले हैं कि मानव ने जिसको बनाया, तो किसने जो बनाया है क्या गतिविधि है, ठीक है, क्या है, गतिविधि है। तो आंसर क्या होगा, मानव गतिविधियों का अध्ययन है। मुख्य, सबसे मुख्य अधिक संबंध किसका है, मानव गतिविधियों से। आगे देखते हैं बाबू। मानव भूगोल में संसाधनों का अध्ययन होता है, मानव भूगोल में संसाधनों का अध्ययन होता है। पहला आर्थिक भूगोल में, सामाजिक भूगोल में, सांस्कृतिक भूगोल में, राजनीतिक। संसाधनों का अध्ययन होगा, संसाधन
किसमें अध्ययन होगा? संसाधनों का किसमें अध्ययन होगा? आर्थिक भूगोल में। किसमें होगा? आर्थिक भूगोल में। मानव भूगोल में नगरों का अध्ययन कहलाता है। मानव भूगोल में नगरों का अध्ययन कहलाता है। तो किसमें होगा? नगरीय भूगोल। किसमें होगा? नगरीय भूगोल। ठीक। मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ठीक है, ठीक, क्यों आवश्यक है? मानव समस्याओं को समझने के लिए, जलवायु जानने के लिए, पहाड़ों को समझने के लिए, या महासागरों को जानने के लिए? भाई मानव भूगोल में क्या बनाया? मानव ने क्या बनाया? जो मानव ने बनाया। मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है जी? मानव की समस्याओं को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक, तो मानव की समस्याओं को समझने के लिए मानव भूगोल जरूरी है। आगे देखते हैं। मानव भूगोल में कृषि भूमि का अध्ययन होता है। किसमें? कृषि भूगोल में। किसमें होता है? कृषि भूगोल में। किसमें होता है? कृषि भूगोल में। ठीक है। मानव भूगोल का संबंध किस स्तर पर है? मानव भूगोल का संबंध किस स्तर पे है? स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे। ठीक, वैश्विक स्तर पे। ठीक है। ठीक है, और सभी स्तरों पे। तो भाई स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक सभी स्तरों पे आवश्यक है। मानव भूगोल में उद्योगों का स्थान निर्धारण किस प्रकार पर निर्भर करता है? ठीक है, मानव भूगोल का उद्योगों का स्थान निर्धारण किस पर निर्भर करता है? कच्चा माल पर, श्रम पर, बाजार पे? भाई सबके लिए जरूरी है। सभी, कच्चा माल भी जरूरी है, श्रम भी जरूरी है, बाजार भी जरूरी है। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? उपयुक्त में से सभी, डी। मानव भूगोल में परिवहन मार्गों का अध्ययन होता है। किसमें होता है? परिवहन मार्ग। तो परिवहन भूगोल में। सिंपल बात। मानव भूगोल में जनसंख्या अध्ययन क्यों आवश्यक है? मानव भूगोल में जनसंख्या विकास के लिए, ठीक, योजना निर्माण के लिए, संसाधन उपयोग के लिए। सही बात है भाई, सभी के लिए जनसंख्या अध्ययन क्यों जरूरी है? हम जनसंख्या का निर्धारण क्यों करते हैं? ठीक, तो किसके लिए जी? विकास के लिए, कि हमारे लोग में कितने, हमारे देश में कुल कितने लोग हैं। ठीक है। योजना, हमारी योजना सबके पास कैसे पहुंचेगी। ठीक है। संसाधन उपयोग के लिए, संसाधन मतलब संसाधन होगा तभी तो सभी के पास पहुंचेगा, इसलिए उपयोग में क्या होगा? सभी। क्या होगा? सभी। मानव भूगोल में पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन किससे जुड़ा है? मानव भूगोल में पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन किससे जुड़ा है? ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं। तो भाई हम बताए ना, अभी कभी बता रहे हैं कभी से, कि जब भी मानव भूगोल की बात होगी, किसमें बात होगी? मानव और पर्यावरण। पर्यावरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। मानव भूगोल का संबंध शिक्षा से क्यों है? क्यों शिक्षा से जरूरी है? ठीक है, किस शिक्षा से क्यों जरूरी है जी? मानव भूगोल का संबंध शिक्षा से क्यों है? क्यों? क्योंकि सामाजिक विकास के लिए। किसके लिए? सामाजिक विकास के लिए। सामाजिक विकास के लिए। मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य है मानव कल्याण। ठीक है, मानव भूगोल क्यों पढ़ते हैं भाई? सबका कल्याण हो, सभी मानव कल्याण हो, अपनी समस्याओं का निदान कर सके। ठीक है, मानव अपनी समस्याओं का निदान कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मानव कल्याण। ठीक, अब आते हैं निश्चयवाद। क्वेश्चन है, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे निश्चयवाद। निश्चयवाद, संभववाद, और नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। निश्चयवाद। ठीक, अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निश्चयवाद का मुख्य विचार क्या है? निश्चयवाद का मुख्य विचार क्या है? निश्चयवाद क्या करता है? कहता है निश्चयवाद साफ। निश्चयवाद क्या कहता है? निश्चयवाद क्या कहता है? निश्चयवाद कहता है ना, कहता है कि प्रकृति के अनुसार मानव को चलना चाहिए। प्रकृति के अनुसार क्या करना चाहिए? मानव को चलना चाहिए। अर्थात प्रकृति के अनुसार
प्रकृति के अनुसार मानव को चलना चाहिए, मानव को चलना चाहिए। ठीक, निश्चयवाद की बात होगी, ध्यान में बैठा लीजिए, निश्चयवाद की बात होगी तो हम जान लेंगे कि निश्चयवाद क्या कहता है। निश्चयवाद यही करता है कि हमको प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा प्रकृति कहती है वैसा ही चलना चाहिए। और निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। क्या कौन माने जाते हैं? रेटजेल। कौन माने जाते हैं? रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। ये मानव भूगोल के जनक भी हैं। ठीक है, इसीलिए फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है, निश्चयवाद के जनक भी हैं। कौन? फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने बताया कि मानव को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। आज जब भी संभववाद की बात होगी, अभी आप क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में तो ही बता रहे हैं, संभववाद की जब भी बात होगी तो कह रहा है, संभववाद क्या कहता है कि संभववाद कहता है कि मानव जैसे चाहे तैसे प्रकृति का यूज कर सकता है, मानव जैसे चाहे प्रकृति का वैसे यूज कर सकता है, ये संभववाद है। लेकिन निश्चयवाद क्या है कि निश्चयवाद कहता है कि प्रकृति के अनुसार मानव को चलना चाहिए। ठीक है, वो प्रकृति पे डिपेंड है। और संभववाद क्या है? वो कहता है कि मानव को प्रकृति का उपभोग करना चाहिए, मानव को प्रकृति का उपभोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे चाहे मानव वैसे प्रकृति का उपभोग कर सकता है। ठीक, तो ये संभववाद है। क्या है? संभववाद। ठीक, निश्चयवाद और संभववाद, इन दो विचारधारा हैं। ठीक, ये दोनों विचारधारा हैं। इन्होंने अपने अपने सिद्धांत देकर भूगोल जगत में तहलका मचा दिया। ठीक है, ठीक, इन दोनों में काफ़ी विचार विमर्श हुए तो एक निदान निकल के आया जिसका नाम था नव निश्चयवाद। इन दोनों विचारों को संतुलित करने के लिए विचारधारा कौन आई? नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद का मुख्य विचार क्या है? मानव प्रकृति को नियंत्रित करता है, मानव प्रकृति को नियंत्रित करता है। जब भी मानव प्रकृति को नियंत्रित करेगा तो ये हो जाएगा संभववाद। क्या हो जाएगा? संभववाद। संभववाद। ठीक है, संभववाद। 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 ठीक, प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। हाँ, प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, मानव प्रकृति को नियंत्रित नहीं करता है। निश्चयवाद में प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, प्रकृति जो है मानव को नियंत्रित करती है। ठीक है, प्रकृति किसको नियंत्रित करती है? मानव को नियंत्रित करती है। ठीक, तो प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर ए। संभववाद में आएगा तो लिखेंगे हम मानव प्रकृति को नियंत्रित करती है, संभववाद में। अब निश्चयवाद में प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? निश्चयवाद के प्रवर्तक है, देखिए इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ रीटर की जगह रेटजेल हो जाएगा, रेटजेल। ठीक है, तो निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक, फ्रेडरिक रेटजेल। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निश्चयवाद के अनुसार मानव जीवन किस पर निर्भर है? हम बताएं अभी, निश्चयवाद के अनुसार मानव जीवन प्रकृति में निर्भर है। अभी बोल रहे हैं, कभी से बोल रहे हैं हम कि किस पर निर्भर है? प्रकृति पर। मतलब कहने का मतलब है कि मानव प्रकृति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है?
प्रकृति निर्भर है। यही रेटजेल महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था निश्चयवाद में कि मानव किस पर डिपेंड है, प्रकृति पर। ठीक है, प्रकृति में निबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा, सॉरी बी, प्रकृति पर। मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास या किससे संबंधित है? जब भी मानव प्रकृति का दास है मतलब प्रकृति के अनुसार मानव को चलना पड़ेगा। मानव गुलाम है, गुलाम है। मानव गुलाम है किसका? प्रकृति का। कौन कह रहा है जी? निश्चयवाद। कौन कहता है? निश्चयवाद। कौन कहता है? निश्चयवाद। ठीक। निश्चयवाद का विकास मुख्य किस शताब्दी में हुआ? विकास, उद्भव कहेंगे तो 18वीं शताब्दी, विकास किसमें होगा? 19वीं शताब्दी में। किसमें? 19वीं शताब्दी में। निश्चयवाद में जलवायु को माना गया है। ये क्वेश्चन इसमें नहीं है। निश्चयवाद का संबंध किस विचारधारा से है? निश्चयवाद का संबंध किस विचारधारा से है? निश्चयवाद का संबंध मानव प्रधान है, प्रकृति प्रधान है, समाज प्रधान है, तकनीक प्रधान है। निश्चयवाद में हमेशा प्रकृति प्रधान रहेगा। कौन प्रधान रहेगा? प्रकृति। और संभववाद में हमेशा कौन प्रधान रहेगा? मानव। कौन प्रधान रहेगा? मानव। ठीक, कौन प्रधान रहेगा? मानव। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हो जाएगा प्रकृति प्रधान है, प्रकृति। निश्चयवाद की सबसे बड़ी कमी क्या है? निश्चयवाद की सबसे बड़ी कमी क्या है? निश्चयवाद में क्या कहता है? उसने मानव को कमजोर समझा। क्या समझा? मानव को कमजोर समझा। किसने? निश्चयवाद ने। निश्चयवाद ने मानव क्या समझा? हमेशा कमजोर समझा। तो मानव का भूमिका कम आंकना, मानव की भूमिका कम आंकना। निश्चयवाद को किस नाम से जाना जाता है? निश्चयवाद को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मानववाद को इसको निश्चयवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नियतिवाद भी कहते हैं। नियतिवाद और पर्यावरण निर्धारण, पर्यावरण निर्धारण। ठीक है, तो पर्यावरण निर्धारण या नियतिवाद। नियतिवाद भी इसका निश्चयवाद का नाम है। निश्चयवाद का मुख्य उदाहरण है। निश्चयवाद का मुख्य उदाहरण क्या है? निश्चयवाद का मुख्य उदाहरण है मानव द्वारा बांध का निर्माण। मानव द्वारा बनाया गया है तो ये संभववाद में आता है। मरुस्थलीय जीवन, हाँ ये प्रकृति के अनुसार है तो क्या होगा? मरुस्थलीय जीवन। ठीक है, ठीक। अब आते हैं संभववाद। जिस प्रकार से निश्चयवाद और संभववाद, हमेशा याद, संभववाद। ठीक है, निश्चयवाद और संभववाद। ठीक, निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद में प्रकृति प्रधान था। कौन प्रधान था? प्रकृति। इसमें कौन प्रधान होगा? मानव। ठीक है, ठीक है। संभववाद के जनक माने जाते हैं कौन? लुसियन फ्रेबे। फ्रेबे कौन माने जाते हैं? लुसियन फ्रेबे। अब प्रकृति को मानता है कौन? रेटजेल। कौन मानता है? रेटजेल। कौन मानता है? रेटजेल। ठीक है, तो संभववाद में रेटजेल और निश्चयवाद में रेटजेल और संभववाद में लुसियन फ्रेबे। कोई दिक्कत? लुसियन फ्रेबे। ठीक है, लुसियन फ्रेबे। कोई दिक्कत? आइए, संभववाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक, संभववाद के प्रवर्तक हैं, इसमें प्रवर्तक हैं लुसियन फ्रेबे। ठीक है, संभववाद के अनुसार प्रकृति का क्या
संभववाद के अनुसार प्रकृति क्या प्रदान करती है? संभववाद के अनुसार प्रकृति क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है? ठीक है, तो संभावनाएं प्रदान करती है। प्रकृति क्या प्रदान करती है? संभावनाएं। वो बताता है लुसियन फ्रेबे कि प्रकृति, ठीक है, प्रकृति हमें बताती है कि आप हमें दोहन करो। ठीक है, क्या बताती है? कि आप हमको दोहन करो। ठीक, इसलिए वो संभावनाओं की बात करता है। संभववाद क्या बात करता है? संभावनाओं की बात करता है। ये कहाँ पे संभावना है? यहाँ से पेट्रोल निकल सकता है, यहाँ डीजल निकल सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है? ये कौन करता है? संभववाद। ठीक है, इसमें कौन प्रधान है? संभववाद में मानव प्रधान है। मानव को सब कुछ मानता है संभववाद, अब प्रकृति को गौण मानता है। ठीक है, प्रकृति मार्ग दिखाती है, मानव चयन करता है। हाँ, प्रकृति हमें बताती है। संभववाद का क्या कहता है? यह कथन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति मार्ग दिखाती है। प्रकृति क्या दिखाती है? मार्ग दिखाती है। प्रकृति क्या दिखाती है? मार्ग दिखाती है। प्रकृति मार्ग दिखाती है। ठीक, प्रकृति क्या दिखाती है? मार्ग दिखाती है और मानव चयन करता है। यह किसका कथन है भाई? कह रहे हैं ये किसका कथन है जी? संभववाद का। ठीक, संभववाद में किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया है? संभववाद में किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया है? किसको महत्व दिया गया है? किसे संभववाद में किसको महत्व दिया गया है? हम क्या बताए हैं? इसमें कौन प्रधान है? मानव। तो मानव निर्णय को प्रधान दिया गया है। संभववाद का विकास मुख्यतः किस देश में हुआ? ठीक, किस में हुआ? फ्रांस में। संभववाद की सबसे कमजोरी क्या है? इसने प्रकृति की उपेक्षा की। क्या की? प्रकृति की उपेक्षा की। इसने प्रकृति को नहीं माना। इसने प्रकृति को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों? क्योंकि वो फोकस किस पे करता है? मानव पे करता है। किस पे करता है? मानव पे। ठीक है, आगे चलते हैं। संभववाद में मानव को माना गया है। क्या माना गया है? प्रकृति को दास माना गया है। प्रकृति का संभववाद में मानव को माना गया है प्रकृति का दास, प्रकृति का मालिक, प्रकृति का साथी, प्रकृति का प्रकृति का मालिक माना गया है। कौन माना गया है? प्रकृति का मालिक। ठीक है, कि प्रकृति का मालिक कौन है? मानव। संभववाद का एक उदाहरण है। ठीक है, संभववाद का उदाहरण है हिमालय में खेती असंभव, ये प्रकृति निश्चयवाद है। मरुस्थल में जीवन असंभव, ये भी निश्चयवाद है। मरुस्थल में सिंचाई द्वारा खेती, मरुस्थल में सिंचाई, हाँ ये जरूरी है। ये मानव की देन है कि मानव मरुस्थल में भी नहरों का निर्माण करके, ठीक है, वहां पे सिंचाई की सुविधा कर सकता है। तो कौन होगा? मानव में सिंचाई के द्वारा खेती। ठीक, अब पढ़ते हैं नौ निश्चयवाद। देखो बेटा, निश्चयवाद संभववाद, ये दोनों विचारधाराओं में टकराव था। तो इन विचाराओं को संतुलित करने के लिए एक नई विचारधारा है जिसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, ठीक, इसके जो जनक है नव निश्चयवाद के जो जनक हैं, ठीक है, वो माने जाते हैं ग्रिफिक टेलर। कौन मानते हैं? ग्रिफिक टेलर। ठीक है, इसके बताइए निश्चयवाद कौन मानते हैं? रेडजल। संभववाद के फ्रेबे। कौन मान जाते हैं? फ्रेबे। अनिश्चयवाद के ग्रिफिक टेलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, तो इसमें नौ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिक टेलर। कौन किया है? ग्रिफिक टेलर। नौ निश्चयवाद को किस नाम से जाना जाता है? इसको जानता है गो एंड स्टॉप। ठीक है, ये
नव निश्चयवाद इन दोनों विचारधारा में सामंजस्य करके कहता है कि मनुष्य प्रकृति का बिना शोषण किए हुए, ठीक है, मानव अपनी संभावनाओं को तलाश ले, मानव अपनी संभावनाओं को तलाश ले, मतलब प्रकृति में जाओ, ठीक है, देखो अगर संभावनाएं हैं तो उसका उपभोग करो, ठीक है, ठीक। तो स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, रुको और जाओ। क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि रुको और जाओ किससे संबंधित है, तो कहोगे नव निश्चयवाद से। किससे संबंधित है? नव निश्चयवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? नव निश्चयवाद से संबंधित है, ठीक है, नव निश्चयवाद से संबंधित है, ठीक। नव निश्चयवाद का मुख्य विचार क्या है? मानव सीमाओं में कार्य करता है। मानव किसमें कार्य करता है? सीमाओं में, ठीक है। प्रकृति का बिना अधिक दोहन न करते हुए मानव उसकी सीमा में काम करता है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? सी। मानव, क्वेश्चन देखिए फिर से, नव निश्चयवाद का मुख्य विचार क्या है? ठीक है, कि संभावनाओं को तलाशे, ये नहीं कि प्रकृति का दोहन करे। प्रकृति का दोहन करना नहीं, संभावनाओं को तलाशे कि क्या प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम, ठीक, उसमें हम कार्य कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो मानव करे, ठीक। तो क्या है? मानव सीमाओं में कार्य करता है, प्रकृति की सीमाओं में रहकर कार्य करता है, ठीक। तो कौन हो जाएगा? सी। नव निश्चयवाद किसके बीच का मार्ग है? हम बताए हैं दोनों विचारधाराओं का सामंजस्य किया है, क्या? निश्चयवाद और संभाव्यवाद की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नव निश्चयवाद में प्रकृति की भूमिका है। प्रकृति की भूमिका क्या है? सीमित में, लिमिट में रहकर काम करेगा। कौन? मानव, ठीक है। प्रकृति को ध्यान रखते हुए कार्य करेगा। कौन? मानव। कौन करेगा? मानव। तो सीमित पर नियंत्रण, ठीक है। मानव प्रकृति का अनुमति से कार्य करता है। मानव प्रकृति की अनुमति से कार्य करता है, किससे संबंध है? मानव प्रकृति की अनुमति से कार्य करता है। मानव प्रकृति के अनुमति से कार्य करता है, यही तो निश्चयवाद, नव निश्चयवाद है। यही क्या है? नव निश्चयवाद है, ठीक। नव निश्चयवाद का विकास कब हुआ? ठीक है, नव निश्चयवाद आया कौन? 20वीं शताब्दी में, जब 19वीं शताब्दी में दो विचारधाराओं का टकराव हो रहा था, निश्चयवाद और संभववाद की, तब एक न्यू विचारधारा आई। कौन? नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद, ठीक। आइए, नव निश्चयवाद में तकनीक को माना गया है, ठीक है। तकनीक को सहायक प्रधान माना गया। क्या माना गया है? सहायक प्रधान माना गया है। नव निश्चयवाद का उदाहरण है मरुस्थल में जीवन असंभव, मरुस्थल में सीमित कृषि, ठीक है। पर्वतों में कोई विकास नहीं, प्रकृति नियंत्रण पूर्ण, ठीक है। तो सीमित कृषि, हम मरुस्थल को बिना दोहन करते हुए सीमित कृषि करेंगे। नव निश्चयवाद का उद्देश्य है, नव निश्चयवाद का उद्देश्य है निश्चयवाद और संभववाद में संतुलित, ठीक है। तो संतुलित विकास, किसका विकास? संतुलित विकास, ठीक है। हाँ, आइए, निश्चयवाद किस पर अधिक बल देता है? निश्चयवाद किस पर अधिक बल देता है? निश्चयवाद हमेशा निश्चयवाद किस पर बल देगा? प्रकृति पर बल देता है। किस पर बल देता है? प्रकृति पर। असंभववाद मानव पर। निश्चयवाद प्रकृति पर बल देगा, निश्चयवाद प्रकृति पर बल देगा, और संभववाद मानव पे अधिक बल देगा, ठीक है। और नव निश्चयवाद संभववाद का ये संतुलित रूप है, संतुलित रूप, ठीक है। किस पर बल देता है? संभववाद किस पर बल देता है? मानव पे। और नव निश्चयवाद किस पे देता है? ठीक। स्टॉप एंड गो का सिद्धांत किसने दिया है? बताएं अभी। स्टॉप, रुको और जाओ, रुको और जाओ। निश्चयवाद, सॉरी, नव निश्चयवाद,
ठीक है। किस विचारधारा मानव को दास माना गया है? दास, मानव को दास। भाई रेड जेल ने बताते हैं ना कि प्रकृति के अनुसार मानव को चलना पड़ेगा, तो भाई कौन दास हुआ? मानव। ठीक है, कौन दास माना गया जी? किस विचारधारा में मानव को दास माना गया है? मानव को दास माना गया है, मानव को दास माना गया है। कौन में? निश्चयवाद में। कौन में? निश्चयवाद। किस विचारधारा मानव को स्वामी माना गया? किस विचारधारा मानव को स्वामी माना गया है? मानव को स्वामी, मानव को स्वामी माना गया है। किस विचारधारा मानव को स्वामी माना गया है? ठीक, मानव को स्वामी माना गया है किसमें? मानव को स्वामी माना गया है संभववाद में। किसमें मानव को जिम्मेदार निर्धारणकर्ता माना गया है? ठीक है, तो नव निश्चयवाद में। किसमें है? नव निश्चयवाद में। ठीक, आधुनिक भूगोल किस सिद्धांत से अधिक निकट है? नव निश्चयवाद। किससे है? नव निश्चय, क्योंकि दोनों में संतुलित रूप है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण की भावना किस सिद्धांत में अधिक है? पर्यावरण संरक्षण की भावना किस सिद्धांत में अधिक है? तो नव निश्चयवाद में। किसमें है? नव निश्चयवाद। ठीक है, कौन है? नव निश्चयवाद। निश्चयवाद का विरोध किसने किया? निश्चयवाद का विरोध किया किसने? विरोध किया? निश्चयवाद का विरोध किया है किसने? निश्चयवाद का विरोध किसने किया है? निश्चयवाद का विरोध किसने किया है? संभववाद ने। संभववाद, संभववाद ने, संभववाद ने विरोध किया है। ठीक, और इधर बाबू कोई क्वेश्चन खास नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, प्रकृति मार्गदर्शक है, नियंता नहीं, यह कथन किसका है? संभववाद का। कौन सा है? संभववाद का। नव निश्चयवाद में विकास का आधार है। विकास का आधार कौन सा है? नव निश्चयवाद में विकास का आधार है। ठीक, नव निश्चयवाद हमेशा संतुलन की बात करेगा। निश्चयवाद और संभववाद में संतुलन की बात करता है, संतुलन की बात। ठीक है, निश्चयवाद में मानव की भूमिका कैसी है? निश्चयवाद में मानव की भूमिका निष्क्रिय है। किसमें है? निष्क्रिय है, गौण मानता है, मानव को गौण मानता है निश्चयवाद। संभव मानव को सक्रिय मानता है। ठीक है, संभववाद में मानव की भूमिका कैसी है? संभववाद में मानव की भूमिका क्या है? सक्रिय है। कौन सा है? सक्रिय। नव निश्चयवाद में मानव की भूमिका कैसी है? नव निश्चय मानव की भूमिका कैसी है? सीमित, सीमित और स्वतंत्र। ठीक है, और अब इधर कोई क्वेश्चन का देखने। मानव भूगोल को मानव और पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किसने माना है? कौन माना है? ठीक, मानव और पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किसने माना है? कौन माना है? ये रेड जेल। रेड जेल। कौन माना है? रेड जेल। रेड जेल, रेड जेल। ठीक, चलिए बच्चों, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। अब इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया। ठीक, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं कि ये चैनल आपके प्यार और सहयोग से बड़ा बन सके। अभी नया नया चैनल बनाना है, तो अभी आपकी प्यार की ज़रूरत है हमें, और आप इसी प्यार देंगे तो हमारा चैनल ग्रोथ हो जाएगा। ठीक, तो धन्यवाद।